और अब आपको बताएंगे साइट एरिया में तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने शहरियों को रौंद डाला है। वाकया बस का ब्रेक फेल होने से पेश आया। 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए हैं। बस को लिफ्टर के जरिए स्पॉट से हटाया जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहीं पर मौजूद हैं। नुमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी हाँ, बिल्कुल। आज ये अफसोसनाक वाकया साइट एरिया भवानी चाली के करीब ये पेश आया, जिसमें जो है वो बस का जो है वो ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा जो है वो रोनुमा हुआ है, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी और हलाकतों की इतला भी आ रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है, और मेरे कैमरामैन हसनैन जाफरी आपको दिखा सके तो ये वो बस है जो कि जिसका ब्रेक जो है वो आज 9 बजे के करीब कोई तकरीबन फेल हुआ है, जिसके नतीजे में जो है वो कई अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं, हलाकतें भी हुई हैं इसके नतीजे में। और इस वक्त जो है वो इसको जो है वो लिफ्टर की मदद से यहाँ से जो है वो लेकर जाया जा रहा है। जबकि ज़ख्मी से भी हमारी जब गुफ्तगू हुई तो उसका ये कहना था कि हम लोग ड्यूटी से निकल रहे थे और पीछे से जो एक बस थी वो जो है जिसका ब्रेक फेल होने की वजह से वो सड़क पर जो है वो कुचल हुए रोनते हुए लोगों को आई थी, और उसने उसे भी मुतासिर किया। और खुशकिस्मती से वो जो शख्स था वो इसमें जो है वो महफूज रहा है, लेकिन अभी जो है वो तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। सूरत हाल इस वक्त ये है कि इस वक्त ये बस यहाँ पर मौजूद है, जिसे लिफ्टर की मदद से यहाँ से निकाला जा रहा है। जी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला। नया एक्सप्रेसवे 12.5 किलोमीटर ऊपर बाकी नीचे होगा। रोड केपीटी टर्मिनल ताजाम सादिक पुल के पास मलीर एक्सप्रेसवे से मिलेगा। वज़ीर आला सिंध की ज़र सदारत इजलास में बड़े फैसले। मुराद अली शाह की महकमा बल्दियात को मनसूबे को आखिरी शक्ल देने की हिदायत। NED टेक्नोलॉजी पार्क के लिए 1.7 अरब रुपये मुख्तस। जंगलात लगाने के लिए भी मनसूबे पर ज़ेर गौर। और वज़ीर आला मार्बल सिटी मंसूबे में ताख़ीर पर बरहम भी हुए हैं। तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, ये वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड का 45वां इजलास हुआ है, जिसमें इसमें सूबाई वज़रा डॉक्टर ज़रा पेचुओ, नासिर शाह और सरकारी अफसरान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब शरीक थे। इसमें एक बड़ा फैसला ये हुआ है कि 12.5 किलोमीटर एक नई शाहरा बनाने का फैसला हुआ है, जो कि केपीटी टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक बनेगा और फिर इसको कनेक्ट किया जाएगा मलीर एक्सप्रेस वे के साथ। इससे जो शहर में हेवी ट्रैफिक का मसला है वो बताया जा रहा है कि काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। ये सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये जो है शाहरा बनेगी और सिंध हुकूमत अपने वसाइल से ये सड़क बनाएगी। मंसूबे की पूरी बताया गया कि अलॉटमेंट कर दी गई है। और दूसरा जो फैसला हुआ है वो NED टेक्नोलॉजी पार्क बनाने का मंसूबा है। इस प्रोजेक्ट पर कोई 1.70 करोड़ रुपए खर्च होंगे और कुवैत की इंटरेक्ट कंपनी है जो जिसके साथ मिलकर ये मंसूबा शुरू किया जा रहा है। और NED टेक्नोलॉजी पार्क की इमारत एक 20 मंजिला नई इमारत बनेगी। और वज़ीर आला सिंध ने हिदायत दी है कि MOU के बाद सितंबर 2024 तक टेक्नोलॉजी पार्क का मुआहदा किया जाए ताकि इन दोनों मंसूबों पर काम शुरू किया जाए। जी ठीक है आजिज़, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बताते चले सिंध असम्बली का इजलास आज होगा। कराची की सड़कों की हालत जार पर तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल। निसार खोड़ों की पानी के 1991 के मुआहदे पर अमल के लिए तहरीक इल्तवा एजेंडे का हिस्सा होगा और गवर्नर सिंध के मंजूर करदा बिल भी एजेंडे में शामिल है। तफसीलात के लिए बात करेंगे आजिज़ जमाली से, हमारे साथ ही मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, इस वक्त मैं सिंध असम्बली में हूँ और सिंध असम्बली का इजलास आज अपने शेड्यूल के मुताबिक होगा। ये वो इजलास है जो बारिशों से कबल मुलतवी हो गया था, आज दोबारा हो रहा है। 2 बजे जो असम्बली इजलास का वक्त है, अभी तक इजलास शुरू नहीं हुआ है। इसका एजेंडा जारी कर दिया गया है जिसमें कुछ अराकीन के तवज्जो दिलाओ नोटिस हैं। MQM और PTI के अराकीन के ख़ास तौर पर कराची की जो सड़कें हैं, कराची बारिशों के बाद जो सूरत हाल है उस पर 2 अराकीन के तवज्जो दिलाओ नोटिस हैं। जबकि एक तवज्जो दिलाओ नोटिस है जो पानी के इशू पे बल्दिया टाउन में।
सिंध असम्बली के इजलास में निसार अमन खोड़ो की एक जन मोशन है, तहरीक इल्तवा है, वो इरसा का मसला है जो दरियाए सिंध के पानी का मुआहदा है 1991, उस पर अमल नहीं हो रहा, उसके हवाले से निसार अहमद खोड़ो ने तहरीक इल्तवा पेश की है। आज के एजेंडा में वो भी शामिल है। जबकि सेप्को के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनके ख़िलाफ़ एक तहरीक इस्तहक़ाक़ है जो फयाज़ भुट्ट ने पेश की है, वो भी जो है वो आज के एजेंडा में शामिल हैं। एक्सप्लोजिव के हवाले से करारदाद है, वो भी असम्बली के आज के एजेंडा में शामिल है। ये और गवर्नर सिंध ने मुख्तलिफ जो असम्बली ने मुख्तलिफ औकात में बिल मंजूर किए थे, गवर्नर सिंध ने उन पर दस्तखत कर दिया है। उन बिलों की अनाउंसमेंट है, यानी उसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा कि वो बिल असम्बली के अब कानून बन चुके हैं, उसका भी ऐलान किया जाएगा। तो ये एजेंडा है आज का। इजलास अभी तक शुरू नहीं हुआ है, अब कुछ अरकान के आने का एक सिलसिला है वो शुरू है, लेकिन इजलास 2 बजे का वक्त है। ज़ाहिर है कि 2 बजे के बाद ही ये इजलास शुरू होगा। जी बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली आपका। पुलिस में काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाइयां। सीपैक प्रोजेक्ट में करोड़ों के करप्शन केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। सीपैक प्रोजेक्ट में तैनात मजीद 6 अफसरान और एहलकार मुअत्तल हुए। एहलकारों पर करोड़ों रुपए का फ्यूल फरोख्त करने और करप्शन का इल्ज़ाम है। मुअत्तल होने वालों में 1 इंस्पेक्टर, 2 ASIs और 3 हेड कांस्टेबल शामिल हैं। जी हाँ, बड़ी करप्शन की गई है और पुलिस में काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, क्योंकि करप्शन पुलिस में काली भेड़ों ने ही की है। केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त शामिल हो चुकी है। सीपैक प्रोजेक्ट में तैनात मजीद 6 अफसरान और एहलकार मुअत्तल हो गए हैं। एहलकारों में करोड़ों रुपए का फ्यूल फरोख्त करने और करप्शन का इल्ज़ाम है। मुअत्तल होने वालों में 1 इंस्पेक्टर, 2 ASIs और 3 हेड कांस्टेबल शामिल हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको। करप्शन के हवाले से एहलकारों पर करोड़ों रुपए का फ्यूल फरोख्त करने और करप्शन का इल्ज़ाम है। मुअत्तल होने वालों में 1 इंस्पेक्टर, 2 ASIs और 3 हेड कांस्टेबल शामिल हैं। तफसीलात के लिए हमारे साथ मिराज अख्तर मौजूद हैं, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल सिंध पुलिस में जो है वो काली भेड़ों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। सीपैक में तैनात थे 6 एहलकार, इनको फौरी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया है, जिनमें 1 इंस्पेक्टर है, 2 ASI और 3 हेड कांस्टेबल शामिल हैं। इन 6 पुलिस एहलकार और अफसरान को जो है फौरी तौर पर सस्पेंड करके ब्लैक कंपनी, B कंपनी बनी हुई है गार्डन हेडक्वार्टर में, वहाँ रिपोर्ट करने के अहकाम दिए गए हैं। पुलिस काम संभाली से हवाले से बातचीत हुई है तो उससे ही पता चला है कि ये मुलजिमान जो है सीपैक में जो कि चाइनीज की सिक्योरिटी पर तैनात थे और उसमें फ्यूलिंग का एक मामला था जिसमें फ्यूल कार्ड जो है उसमें करप्शन की गई थी और तकरीबन 19 करोड़ रुपए की करप्शन का केस सामने आया था, जिससे गुज़िश्ता हफ्ते भी हमने देखा था कि 10 पुलिस एहलकारों को जो है मुअत्तल किया गया था। मुअत्तल करने के बाद B कंपनी ट्रांसफर किया गया था। दूसरे फेज में जो तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया तो इसमें मजीद जो है 6 एहलकार जो है वो मुलविस पाए गए। इनको भी फौरी तौर पर सस्पेंड करने के बाद जो है वो B कंपनी भेज दिया गया है। IG सिंध के इस हवाले से मामला बहुत जो है स्ट्रिक्ट है। उनका ये कहना है कि करप्शन में जो भी पुलिस एहलकार मुलविस होगा उसके खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद मुकदमा भी दर्ज किए जाएंगे। तो ये तकरीबन 16 जो है पुलिस अफसरान और एहलकार हो गए हैं जो कि चाइनीज बाशिंदों की जो है सिक्योरिटी पर तैनात थे और उनकी सिक्योरिटी पर जो गाड़ियां थी तकरीबन 100 के करीब, उनकी फील्डिंग की मद में इन्होंने जो है वो सरकारी खजाने को चूना लगाया था। और अब ये तकरीबन 16 अफराद हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। ब्लैक कंपनी में इनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी की रिपोर्ट जैसे ही कंप्लीट होती है, जिसका 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है, जैसी इंक्वायरी की रिपोर्ट इनको मिलती है और फिर वाज़ेह चीजें सामने आ जाती है तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया मिराज अख्तर। लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने लड़की समेत मुख्तलिफ इलाकों से लापता 5 शहरियों का सुराग लगा लिया। लापता शहरी खादिम, हमाद, उमैर और मोइज घर वापस आ गए हैं, जबकि तानिया ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। अदालत ने 5 लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्तें निपटा दी हैं। अदालत का दीगर अफराद की बाजियाबी के लिए इक़दाम तेज़ करने का हुक्म दिया गया। मुमताज़ जमाली से बात करेंगे। मुमताज़, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए जी, आज उस्मान हाई कोर्ट कराची में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत है, जिसमें आज लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक जो दायर दरख्वास्तें हैं उसमें अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस की जानिब से पेशरफ्त रिपोर्ट भी जो है आज अदालत में जमा करा दी गई है।
पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि लड़की समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लापता 5 शहरियों का पुलिस ने जो है सुराग लगा दिया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक लापता शहरी खातिम, हमाद, उमेर, अजीज और मुइज़ घर वापस आ गए, जबकि लड़की तानिया ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। अदालत ने 5वें जो लापता अफराद की बाज़ाबी के मुतालिक दायर दरख्वास्तें निपटा दी हैं, जबकि अदालत ने बच्ची, फरवा समेत दीगर की बाज़ाबी के लिए इक़दाम तेज करने का भी हुक्म दे दिया है। जस्टिस रहमतुल्लाह पलकोटो ने रिमार्क दिए कि किसी का बच्चा लापता है, उनकी हालत देखें और बच्चा तलाश करें। सरकारी वकील का कहना था कि कुछ लापता अफराद के अहल खाना पुलिस से राब्ते में है, लिहाजा अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम इदारों को लापता अफराद की बाज़ाबी के लिए कार्रवाई तेज करने का हुक्म देते हुए आइंदा समाअत पर तफ्तीश अफसरान से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। स्कीम 33 में वाक़या निजी हाउसिंग सोसाइटी में पुलिस की मुबैना मुदाखलत का केस। SSP ज़िला शर्की डॉक्टर फ़ारूक रज़ा और दीगर को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने फ्रीकैंस से 11 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया है। तफसीलात के लिए मुमताज़ जमाली हमारे साथ ही मौजूद हैं। बताइएगा मुमताज़। यहाँ पर अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। स्कीम 33 में वाक़या निजी हाउसिंग सोसाइटी में SSP ज़िला शर्की डॉक्टर फ़ारूक रज़ा और दीगर को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया गया है। अदालत ने फ्रीकैंस से 11 अक्टूबर तक जवाब भी तलब कर लिया है। जी हाँ, स्कीम 33 में वाक़या निजी हाउसिंग सोसाइटी में पुलिस की मुबैना मुदाखलत का ये केस है। SSP ज़िला शर्की डॉक्टर फ़ारूक रज़ा और दीगर को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया गया है। SHO सचल औरंगज़ेब और दीगर को भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया गया है, जबकि अदालत ने फ्रीकैंस से 11 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने SSP ज़िला शर्की को जानबदारी से रोक दिया है और अदालत ने पुलिस को सिविल मामले में मुदाखलत से दूर रहने का हुक्म दिया है। तफसीलात के लिए हमारे साथ मुमताज़ जमाली मौजूद हैं। बताइएगा मुमताज़। देखिए जी कि सिंध हाई कोर्ट में आज स्कीम 33 में कायम जो हाउसिंग स्कीम है उसमें पुलिस की मुदाखलत के खिलाफ जो है आज दरख्वास्त पर समाअत हुई है। लिहाजा अदालत ने एक बार फिर SSP शर्की फ़ारूक रज़ा और SHO सचल को नोटिस जो है वो जारी कर दी है। अदालत ने जो है तो अपनी अदालत की दरख्वास्त पर ये नोटिस जारी कर दी है। अदालत ने तरीके से 11 अक्टूबर तक तो जवाब भी तलब कर लिया है। दरख्वास्त जो है शहरी मंसूर खान ने जारी की है, जहाँ पर पुलिस की मुबैना जानबदारी के खिलाफ ये दरख्वास्त है। अदालत ने SSP ज़िला शर्की को जानबदारी से रोक दिया था, जबकि अदालत ने पुलिस को सिविल मामले में मुदाखलत से दूर रहने का हुक्म दिया था। दरख्वास्तदार का कहना है कि निजी कंपनी ने जाली दस्तावेजात दिखाकर 3 करोड़ जो है वसूल किए थे। निजी कंपनी के खिलाफ नेब में इंक्वायरी भी जारी है। नेब इंक्वायरी शुरू होते ही कंपनी के मालिकान जो है फरार हो गए, जबकि निजी कंपनी खुद अपने दस्तावेजात जाली होने पर भी इतराफ़ कर चुकी है। अदालती हुक्म के बावजूद पुलिस की जानिब से निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी की हिमायत जो है वो जारी की जा रही है। लिहाजा ये दरख्वास्त आज अदालत में आई थी। जी शुक्रिया मुमताज़ जमाली। ताजरों का ताजर दोस्त स्कीम को मानने से साफ इनकार। अंजुमन ताजरान कराची के सदर जावेद शम्स कहते हैं कि हम ताजर दोस्त स्कीम को नहीं मानते। हुकूमत को अगर कोई नई स्कीम लानी है तो पहले ताजरों से मुशावरत की जाए। अगर हुकूमत या FBR ने बैंक अकाउंट बंद किए तो तमाम ताजर बैंकों से पैसे निकाल लेंगे। मजीद क्या कहते हैं ताजर, जानते हैं अयाज राना से। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जहाँ हमने देखा कि ताजरों के अंदर जो तशवीश की लहर है वो मज़ीद इस वक्त बरकरार है, क्योंकि ताजर इसके ऊपर अपने एहतजाज भी रिकॉर्ड करा चुके हैं। ताजर दोस्त स्कीम जो है बिल्कुल अब जो कराची के ताजर हैं वो ये कहते हैं हम उसको मुस्तरद करते हैं। FBR या हुकूमत कोई नई स्कीम के साथ पहले ताजरों के साथ बैठे और फिर कोई नई स्कीम अगर लाना चाहती है ताजरों के लिए तो वो मुतारिफ कराए। जावेद शम्स हमारे साथ मौजूद हैं, अंजुमन ताजरान कराची के सदर हैं। जावेद भाई, क्या आप लोग अब लगता तो ये है कि हुकूमत कह रही है कि आपसे मामला तय हो गए, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि हमें तो ताजर दोस्त स्कीम नामंजूर है, क्यों? देखिए, हुकूमत मुसलसल जो है ना बदगुमानियाँ पैदा कर रही है। उनसे ताजरों से मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हो रहे। एक ऐसे शख्स को जो बेख्तियार है उसको कोऑर्डिनेटर बना दिया है। हमारा ही भाई है, हमारा ही दोस्त है, उसकी एफर्ट से हम उसको सलाम करते हैं, लेकिन इस तरह मामला हल नहीं होंगे। बदगुमानियाँ पैदा करने से मसाइल हल नहीं होंगे। देखिए, ताजरों ने पूरे पाकिस्तान के वाज़े तौर पर 28 अगस्त की हड़ताल करके ये पैगाम दे दिया है कि ताजर दोस्त स्कीम जो है वो मुकम्मल तौर पर मुस्तरद है।
ہم ایڈوانس انکم ٹیکس نہیں دے سکتے, ہم تاجروں کو تاجر دوست اسکیم میں جو رجسٹرڈ نہیں کروا سکتے. اس کے ساتھ ساتھ ود ہولڈنگ ٹیکس کی مخالفت کی ہے, بجلی کے بلوں پہ لگنے والے ٹیکسز اور فکس ٹیکس کی ہم نے مخالفت کی ہے. تو اگر مذاکرات کے لیے تاجروں نے آمادگی ظاہر کی تو اسی بنیاد پہ کی ہے کہ وہ ان تمام شرائط کو مانیں گے, اس کے بعد اگلے فیز کی طرف جائیں گے. تاجر دوست اسکیم جو ہے وہ نامنظور ہے, اس کے لیے SRO فوری جاری کیا جائے اور اس کے بعد بیٹھ کے اگر کوئی نئی اسکیم لانی ہے تو تاجروں سے مشاورت کرنی ضروری ہے. جی, بجلی کے بعد گیس کے بھی بھاری بھرکم بل آنے لگے ہیں. گیس سیکیورٹی ڈپازٹ کے مد میں صارفین کی جیبوں پر اضافی بوجھ. کراچی چیمبر آف کامرس نے اضافی بلوں پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے. نائب صدر تنویر باری کہتے ہیں کہ حکومت گیس کی قیمتوں میں کمی کرے. کاوش میمن سے تفصیلات جانیں گے, آگاہ کیجیے گا. بالکل, دیکھیں بجلی کے بعد گیس کے بھی بھاری بھرکم بل آنے لگے ہیں. ایڈیشنل GST ٹیکس کی مد میں شہریوں سے فیس وصول کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صنعتی یا گھریلو صارفین ہوں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی سلسلے میں میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے چیمبر آف کامرس کے وائس پریزیڈنٹ. دیکھیں 2023 میں جو ہے گورنمنٹ نے جو ہے گیس کی قیمتوں میں جو ہے تقریباً 200% سے زائد اضافہ کیا, جس میں ڈومیسٹک, کمرشل, انڈسٹریل سب جو ہے اس کو جو ہے بھگتنا پڑا. اب جو ہے جو گیس کمپنیاں ہیں وہ گیس سیکورٹی ڈپازٹ کے نام پہ جو ہے وصول کر رہی ہیں, کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً 3 مہینے کا جو گیس استعمال کرتے ہیں اس کے مطابق جو ہے سیکورٹی ڈپازٹ ہونا چاہیے. تو لوگوں نے پہلے جب گیس کنیکشن لیے تھے تو سیکورٹی ڈپازٹ کم تھا, اب وہ کہتے ہیں کہ جی 3 مہینے کی جو آپ نے گیس استعمال کی ہے جو اس کے مطابق جو ہے گیس سیکورٹی ڈپازٹ ہونا چاہیے. تو ایک تو ویسے ہی جو ہے لوگ جو ہے بجلی اور گیس کی جو ہے قیمتوں کے بوجھ تلے دبے میں ہیں اور پریشان ہیں. اوپر سے جو ہے یہ گیس کمپنیاں جو ہیں اب جو گیس سیکورٹی ڈپازٹ مانگ رہی ہیں, اس سے کنزیومرز کو جو ہے اضافی بوجھ برداشت کرنا پڑا ہے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے اور کمپنیوں کو چاہیے کہ گیس کی قیمتیں کم کرے, کیونکہ اتنی بھاری بھرکم گیس کے بل جو ہے لوگ ادا نہیں کر سکتے اور انڈسٹری بھی اس میں نہیں چل سکتی. بالکل, دیکھیں چیمبر آف کامرس کے وائس پریزیڈنٹ تنویر باری کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں صارفین پر اضافی بوجھ پڑ رہا ہے. حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ گیس کی قیمتوں میں کمی کی جائے تاکہ صارفین کو ریلیف دیا جا سکے. جی, اور ناظرین, پیداواری لاگت مسلسل بڑھنے پر صنعتکار شدید پریشان ہے. صدر آل پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے جون میں انڈسٹری کے لیے 10 روپے فی یونٹ بجلی سستی کرنے کا اعلان کیا تھا, لیکن 10 روپے تو دور کی بات ہے 10 پیسے کا ریلیف نہیں ملا. مزید جانتے ہیں اشرف خان سے. دیکھا جائے تمام سیکٹر اس وقت پریشان ہے, پیداواری لاگت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی بڑھتی جا رہی ہے, کاروبار کیسے کریں یہاں جانتے ہیں. اور پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن کے صدر راشد صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہر ماہ بڑھ رہی ہے. دیکھیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہر ماہ بڑھتی جا رہی ہے. اس کا بیسک ریزن جو ہے وہ بجلی کا ریٹ ہے, گیس کی فراہمی ہے, اس کے علاوہ پانی آپ کو معلوم ہے کہ ٹینکر میں خریدنا پڑتا ہے. تو پانی ایسا نہیں کہ پانی ہے نہیں, پانی تو بہت ہے, لیکن پانی تو سیوریج لائن میں آنا چاہیے, اس کے بجائے ہم کو خریدنا پڑتا ہے. بجلی کے ٹیرف آپ کو معلوم ہے کہ میں تو بڑا حیران ہوں, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید کہ الیکٹرک والوں نے کوئی ایک ایسا تھنک ٹینک بنایا ہوا ہے کہ اس تھنک ٹینک کے تحت وہ بجلی کو سستی ہونے ہی نہیں دینا چاہتے. جون کے مہینے کے اندر شہباز شریف صاحب نے ایک وعدہ کرا تھا بزنس مینوں سے کہ میں پورے پاکستان کی جتنی انڈسٹریز ہیں ان کے لیے میں 10 روپے بجلی کے بل کے اندر ریٹ کم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اور میرے خیال سے شاید 2000 ارب یا 200 ارب کتنے کی اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ, لیکن آج کے دن تک جون کا مہینہ پورا گزر گیا, جولائی کا مہینہ پورا گزر گیا, اگست کا مہینہ پورا گزر گیا, اب سپٹمبر آنے والا ہے, لیکن ابھی تک اس کے اندر کسی ایک بل کے اندر بھی, چاہے وہ کراچی کا ہو چاہے وہ پنجاب کا ہو, کہیں پہ بھی ہو, اس کے اندر 10 روپے تو درکنار, ہمیں 10 پیسے کی بھی سہولت نہیں ملی. تو اس لیے میں کہوں گا کہ جیسے ایک چیف آف آرمی نے اپنی کمٹمنٹ نبھائی تھی, آج ان کی گڈ ول ماشاء اللہ سے مارکیٹ کے اندر ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور تو انہوں نے ہوا میں تیر نہیں چلایا تھا. تو اسی طرح سے میں آپ کے توسط سے شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی اپنی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے اپنی کمٹمنٹ کو نبھائیں. آپ ایک اچھے آدمی, تو اس کے اوپر وہ بیٹھیں اور دیکھیں کہ آخر وہ کون لوگ ہیں, آخر وہ کون سا مافیا ہے کہ جو پرائم منسٹر کی کمٹمنٹ کو بھی آج انکاری ہو رہے ہیں. تو اگر پرائم منسٹر کی بھی چیزوں کی کمٹمنٹ بھی اگر اس ٹائپ کی سازشیں ہوتی رہیں گی تو پھر یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا.
جی جیسا کہ آپ نے سنا یہاں جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں ایک ریلیف کی بات ہوئی تھی جون کے اندر، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ 10 روپے 70 پیسے فی یونٹ ریلیف دیا گیا تھا انڈسٹری کو، وہ اب تک صنعت کاروں کو نہیں ملیا۔ یہاں مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم فوری طور پہ اس کا نوٹس لیں۔ جی بات کریں نشے کے عادی افراد کی تو نشے کے عادی افراد نے اسکولوں کو بھی نہ بخشا۔ لیاری ٹاؤن کے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول سے پنکھے، گرلز اور دیگر سامان نکال کر لے گئے۔ 2 ماہ کی چھٹیوں کے دوران اسکول سے 50 سے زائد پنکھے اور 20 سے زائد گرلز نکالی گئی ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے آئمہ خان سے۔ جی بالکل، دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں لیاری کے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول میں، اور یہاں پہ نشے کے عادی افراد اور چوروں نے جو ہے وہ اسکول کو بھی اب نہیں بخشا ہے۔ 2 ماہ کی چھٹیوں کے دوران اسکول سے جو ہے وہ کلاسز سے پنکھے چوری کر لیے گئے ہیں، جبکہ ساتھ ہی ساتھ اگر میرے کیمرہ مین حارث آپ کو دکھا سکیں تو اسکول میں جو ہے وہ جو پانی کی موٹر نصب کی گئی تھی وہ موٹر بھی جو ہے وہ یہاں سے چوری کر لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جگہ جگہ سے جو اس کلاسز کی گرلز تھیں وہ گرلز بھی جو ہے وہ یہاں سے غائب دکھائی دے رہی ہیں، جبکہ کلاسز کے اگر حال دیکھیں تو کلاسز میں جو ہے وہ پنکھے موجود نہیں ہیں، پنکھے جو ہے وہ یہاں سے نکال لیے گئے ہیں، جس کے باعث اب طلبات جو ہے وہ یہاں پہ گرمی میں بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا تدریسی عمل جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس اسکول میں جو ہے وہ تقریباً 600 سے زائد طلبات جو ہے وہ زیر تعلیم ہے، پرائمری اسکول ہے، اور چوکیدار جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ گزشتہ 3 سالوں سے جو ہے وہ اس اسکول میں چوکیدار بھی نہیں ہے، جس کے باعث جو ہے وہ چوکیدار نہ ہونے کی وجہ سے کوئی یہاں اسکول کی نگرانی کرنے والا نہیں ہے، جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر جو ہے وہ یہاں پہ چوریاں ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ اسکول کی پرنسپل موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ آپ مجھے بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے، کب جو ہے وہ اسکول میں چوری ہوئی، اور یہ تمام تر چیزیں کون لوگ ہیں جو نکال کے لے کے جا رہے ہیں؟ یہ تو ہمیں نہیں پتا کون لے کر گئے، زیادہ تر آپ نے صحیح کہا کہ یہاں نشئی جو ہیں وہی لے کر جاتے ہیں، اور اسکول میں چوریاں پہلے جون جولائی میں بھی ہوتی رہی ہیں، اور اب تو اسکول لگ رہا ہے، اگست سے اسکول لگ رہا ہے تو اب بھی ہو رہی ہیں۔ ابھی بھی جو لوہے کے گرل ہیں اور جو چیزیں باقی بچی ہیں وہ بھی لے کر جا رہے ہیں۔ اسکول آف ہونے کے بعد یہاں کوئی چوکیدار نہیں ہوتا، تو ہم جیسے ہی جاتے ہیں پیچھے جو ہے نا کوئی آ کے پورا کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے انہوں نے، جو رہ گیا ہے بچی کچھ جو ہمارے گرل ہیں وہ بھی ابھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھی روز ایک ایک کر کے یہ بھی لے کر جائیں گے۔ ہم نے کمپلینیں پولیس تھانے میں بھی بھیجی ہیں، اپلیکیشنز ہم نے آفس میں بھی بھیجی ہیں، FIR بھی کروائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ وہ کہتے ہیں چوکیدار ہیں ہی نہیں، اپوائنٹ ہی نہیں ہوئے، اور اس کے علاوہ ہمارے ڈپارٹمنٹ آتے ہیں وہ ہمیں پھر دوبارہ نئی چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں لیکن وہ پھر چلی جاتی ہیں۔ اس کا کوئی پرماننٹ حل ہونا چاہیے، یہاں پہ خاردار تاریں لگائیں یا کچھ ایسا کریں، یا تو پیچھے سے باؤنڈری وال ختم کریں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا ہمارے ساتھ یہاں پہ اسکول کی پرنسپل موجود تھی، ان کا یہ بتانا ہے کہ گزشتہ 2 سالوں سے جو ہے وہ یہ معاملہ چل رہا ہے۔ محکمہ تعلیم کے جو افسران ہیں وہ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہاں پہ فرنیچر اور دیگر چیزیں پرووائڈ تو کرتے ہیں، لیکن پرماننٹ جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی حل نہیں نکالا جا رہا۔ اسکول میں جو ہے وہ کوئی چوکیدار نہیں ہے، چوکیدار کی عدم دستیابی کی وجہ سے اسکول میں جو ہے وہ بالخصوص ان اوقات میں جب کوئی اسکول خالی ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ یہاں پہ چوریاں ہو رہی ہیں۔ 50 سے زائد پنکھے جو ہے وہ نکالے گئے ہیں، جبکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ 20 سے زیادہ جو ہے وہ اسکول کی گرل جو ہے وہ نکالی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پانی کی موٹر، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پینے کے پانی کی جو مشینیں تھی، ڈسپینسرز تھے، وہ بھی جو ہے وہ نشے کے عادی افراد اور چور جو ہے وہ یہاں سے نکال کے لے کے جا چکے ہیں۔ جی اسٹیل ٹاؤن میں گیس بندش کے بعد پانی بند ہونے کا خدشہ، اسٹیل مل انتظامیہ کا واٹر ڈپارٹمنٹ بند کرنے کا فیصلہ، 100 کے قریب انڈسٹری بھی پانی سے محروم، گلشن حدید اسٹیل ٹاؤن کا پانی بھی بند ہے۔ پاکستان اسٹیل ملز پر کراچی واٹر بورڈ کے 10 ارب 59 کروڑ 26 لاکھ روپے کے واجبات ہیں۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے اشرف خان سے۔ اشرف بتائیے گا۔ جی دیکھا جائے پاکستان اسٹیل انتظامیہ نے بڑا فیصلہ کیا کہ واٹر ڈپارٹمنٹ کو بند کر دیا ہے۔ واٹر ڈپارٹمنٹ بند کر کے جو پانی کی تمام سپلائی لائن ہے وہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے حوالے کر دی ہے۔ بلک واٹر پہ ایک بھی آفیسر اور ملازمین نہیں پہنچے ہیں۔ گلشن حدید اور اسٹیل ٹاؤن کا پانی بھی بند ہو گیا ہے، اور پاکستان اسٹیل مل کے اندر جو 100 کے قریب جو ہے ڈان اسٹیم انڈسٹریز ہیں اس کا بھی پانی بند ہو گیا ہے۔ پانی کی ذمہ داری کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ہوگی، انتظامیہ نے یہ کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان اسٹیل پر جو ہے
वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के तकरीबन 10 अरब तकरीबन 60 करोड़ रुपए के वाजिबात हैं और पाकिस्तान स्टील की वाटर सप्लाई या वाटर बोर्ड को जो दी है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान स्टील को माहाना 25 करोड़ गैलन पानी सप्लाई किया जाता था और तकरीबन 10 अरब 60 करोड़ के करीब वाजिबात हो गए, अदायगी नहीं हो रही थी, जिसे मुतअद्दिद बार खतूत लिखे। और यहाँ जो पाकिस्तान स्टील की जो यूनियन है पासलो, उन्होंने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और जो सदर हैं उनके आसिम भट्टी, उन्होंने कहा है कि पानी की सप्लाई लाइन बंद होगी। अब यहाँ पे जो तमाम जो ये फैसला किया, एक तरफा फैसला है, वो अचानक से जो फैसला किया है, तो इतनी बड़ी जो स्टील टाउन की जो रिहायशी हैं, गुलशन हदीद है, वहाँ पानी सप्लाई बंद हो गया। वहाँ पे पहले स्टील मिल से जो पानी सप्लाई होता है, स्टील मिल अपना बल्क वाटर की सप्लाई की जिम्मेदारी होती थी। अब यहाँ पे तमाम को जो है नए बिल जारी होंगे जिसमें वक्त लगेगा, जब तक क्या उन्होंने सवाल उठाया कि पानी नहीं मिलेगा। इस वक्त जो ये सप्लाई चेन जो रुकी है उससे शदीद परेशान है पाकिस्तान स्टील टाउन के रिहायशी हों, गुलशन हदीद फेज 1 फेज 2 के हों और साथ ही 100 के करीब जो इंडस्ट्रीज हैं छोटी बड़ी जो पाकिस्तान स्टील की जमीन के ऊपर लगाई गई हैं, उनको भी पानी की सप्लाई बंद हुई, शदीद मुश्किलात हुई हैं और सवाल उठा के वजीर आला सिंध फौरी तौर पर इसका नोटिस लें और इस मामले को हल कराएं। जी, मामले को हल कराएं। शुक्रिया आपका अशरफ खान।